वेलकम टू लर्न टॉकिस। आज की वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 2 फेडरलिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे फेडरलिज्म होता क्या है, क्या फीचर्स है फेडरलिज्म के। उसके बाद हम जानेंगे कि इंडिया एक्चुअल में फेडरल कंट्री है या नहीं है, अगर है तो वहाँ पे कैसे फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, वो सारा समझेंगे आज की क्लास में। सबसे पहले हम समझेंगे फेडरलिज्म क्या होता है। सो फेडरलिज्म की डेफिनेशन क्या है? सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ कंट्री। मतलब जब पावर को डिवाइड किया जाता है, गवर्नमेंट की पावर को डिवाइड किया जाता है, किन में डिवाइड किया जाता है? एक सेंट्रल अथॉरिटी और बहुत सारी और छोटी छोटी यूनिट्स में जब पावर को डिवाइड किया जाता है उसे फेडरलिज्म बोला जाता है। और दूसरी साइड जहाँ पे पावर को डिवाइड नहीं किया जाता उसे बोला जाता है यूनिटरी सिस्टम। लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि जो बेल्जियम एंड साउथ अफ्रीका उन्होंने पावर जब डिवाइड की थी तो क्या हुआ था और जब नहीं की थी तो क्या हुआ था। तो बेल्जियम ने जब पावर्स को डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे डिवाइड किया था वहाँ पे यूनिटी मेंटेन रही थी। और वहीं अगर साउथ अफ्रीका की बात की जाए तो उन्होंने जो पावर है सिर्फ एक ही अथॉरिटी को दी हुई थी, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे कन्फ्लिक्ट अराइज हुए थे। अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया ने भी जो अपनी पावर है डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे डिवाइड की हुई है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने अपनी पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी हुई है, स्टेट गवर्नमेंट के नीचे लोकल गवर्नमेंट आ जाती है। तो यहाँ पे पावर्स को डिवाइड किया हुआ है। तो ये होता है फेडरलिज्म, जहाँ पे पावर को डिवाइड किया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं फीचर्स क्या है फेडरलिज्म के। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फीचर क्या आ जाता है? डुअल गवर्नमेंट पॉलिटी होनी चाहिए, यानी जो गवर्नमेंट है डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे डिवाइड होनी चाहिए। 2 लेवल्स पे भी हो सकती है, 3 पे भी, 4 पे भी, वो मैटर नहीं करता, बट जो गवर्नमेंट है वो लेवल्स में डिवाइड होनी चाहिए। और जब लेवल में डिवाइड किया तो उसके बाद जो पावर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स को देनी चाहिए, यानी डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस लेवल भी एक फीचर आ जाता है फेडरलिज्म का। और जो ये डिवीजन ऑफ पावर है, कितनी देनी है, किसको देनी है, क्या उसका काम होगा, जो भी पावर्स दी जाएंगी किसी भी लेवल को, वो सारा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होना चाहिए। तो ये भी एक फीचर आ जाता है फेडरलिज्म का। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपकी कंट्री का वो रिजिड होना चाहिए, उसे ईजिली कोई भी चेंज ना कर पाए। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, ज़्यादातर पावर जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी गई हैं वो सेंटर अपने अकॉर्डिंग चेंज करती जाए। नहीं, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड होना चाहिए, उसे ईजिली कोई भी चेंज ना कर पाए। फिफ्थ जो फीचर आ जाता है फेडरलिज्म का वो है कि जो आपका जुडिशरी सिस्टम होगा वो इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड होना चाहिए। कभी भी कोई भी लॉ बनाया जाए या कोई भी पॉलिसी ऐसी लाई जाए तो सबसे पहले जुडिशरी ही देखेगी कि जो ये न्यू लॉ या पॉलिसी आई है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनाएगी या नहीं बनाएगी। अगर नहीं बनाएगी तो उस पॉलिसी को वहीं पे खारिज यानी खत्म कर दिया जाएगा। अगर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में कभी भी कंफ्लिक्ट होता है तो उस कंफ्लिक्ट को भी सॉल्व कौन करता है? जुडिशरी करती है। तो फेडरलिज्म के लिए जुडिशरी इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू शुड बी स्पेसिफाइड। तो सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू है, कहाँ से लेना है, स्टेट गवर्नमेंट कहाँ से रेवेन्यू लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ से रेवेन्यू लेगी, तो वो भी क्लियरली स्पेसिफाई होना चाहिए कि कौन सी गवर्नमेंट कहाँ से अपना रेवेन्यू है वो इकट्ठा करेगी। उसके बाद सेवंथ आ जाता है और लास्ट फीचर है जो फेडरलिज्म का, वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले यूनिटी को मेंटेन सेफ गार्ड करके रखना, और सेकंड जो आ जाता है वो है एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। रीजनल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट रखना भी फेडरलिज्म का ऑब्जेक्टिव है। तो टोटल 7 फीचर्स हैं फेडरलिज्म के। अगर किसी भी कंट्री में ये 7 फीचर्स हैं तो वो फेडरल कंट्री होगा, अगर नहीं तो वो फेडरल कंट्री नहीं होगा। अब फेडरलिज्म के भी 2 मॉडल्स आते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझते हैं, और इंडिया किसके अंडर आता है, कौन सी फेडरलिज्म के अंडर आता है वो देखते हैं। सबसे पहला आता है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। कमिंग टुगेदर, तो कमिंग टुगेदर से समझ आना चाहिए कि बहुत छोटी छोटी यूनिट्स होती है ना, जो वो मिलके एक बड़ी यूनियन बनाती। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, तो ये छोटी छोटी यूनिट्स मिलके एक बड़ी यूनियन बनाती हैं और इंश्योर करती हैं एक कलेक्टिव सिक्योरिटी को। अब कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म के अंडर आ जाते हैं यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। वहीं दूसरी साइड आ जाता है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। होल्ड करके रखना, एक साथ रखना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो एक बड़ी यूनियन है वो अपनी पावर है बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड कर देगी, अपनी पावर को छोटे छोटे लेवल्स में डिवाइड कर देगी। तो उसकी वजह से वो होल्ड बना के रखते हैं बाकी सारी यूनिट्स के साथ। तो इसके अंदर कौन सी इन कंट्रीज आ जाती है? वो आ जाती हैं इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। सो ये था कि फेडरलिज्म होता क्या है, क्या फीचर्स हैं और क्या मॉडल है। अब आता है क्या इंडिया एक्चुअल में फेडरल कंट्री है?
या नहीं है। कैसे पता चलेगा कि इंडिया फेडरल कंट्री है या नहीं है? तो वो हमें जो हमने 7 फीचर्स पीछे डिस्कस किए थे वो उस पे डिपेंड करेगा। सबसे पहला फीचर क्या था कि जो गवर्नमेंट है डिफरेंट लेवल्स पे डिवाइड होनी चाहिए। तो सबसे पहले जब इंडिपेंडेंस मिली थी तो हमारी कंट्री 2 लेवल्स में डिवाइड थी, सेंट्रल एंड स्टेट लेवल पे डिवाइड की गई थी। उसके बाद 1992 में हमारा इंडिया जो है 3 टायर में डिवाइड हो जाता है, वो आगे जाके समझेंगे, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज में डिवाइड हो जाता है। बट स्टार्टिंग में जो हमारी गवर्नमेंट थी वो 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट थी। तो पहली चीज तो पूरी होगी कि डुअल गवर्नमेंट है हमारी। उसके बाद हमें ये भी पता है कि जो हमारी कंट्री है अगर वो 2 लेवल्स में या 3 लेवल्स में डिवाइड है तो हर लेवल को एक पावर दी गई है। डिवीजन ऑफ पावर भी डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे की गई है। और वो डिफरेंट पावर जो दी गई है डिफरेंट ज्यूरिडिक्शंस के अकॉर्डिंग होगी। डिफरेंट ज्यूरिडिक्शंस का मतलब क्या होता है कि सेंटर को बता दिया आप कौन से एरिया में काम करोगे, स्टेट को बता दिया आप कौन से एरिया में काम करोगे, लोकल एरियाज को बता दिया कि वो क्या काम करेंगे। तो ज्यूरिडिक्शन का मतलब होता है एरिया। तो पावर्स हैं जो वो डिवाइड की गई हैं और एरिया के अकॉर्डिंग डिवाइड की गई हैं। उसके बाद जो थर्ड अपना फीचर आ जाता है वो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है जो यूनियन लिस्ट में मेंशन की गई है, जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स हैं कि वो क्या क्या काम करेंगी, किसके लिए वो लॉज बना सकते हैं, किसके लिए नहीं बना सकते। तो स्टेट गवर्नमेंट की वो सारी पावर स्टेट लिस्ट में लिखी हुई है। अब उसके बाद आ जाता है एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है जिसमें दोनों डिसाइड कर सकते हैं, दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं। कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसपे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन नहीं ले सकती। वहां पे फिर आती है कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें वो दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं क्या होना चाहिए। बट एक चीज कि फाइनल डिसीजन यही देखा जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या चाहती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी फाइनल डिसीजन वही लिया जाएगा। उसके बाद आ जाता है रेजिडुरी लिस्ट। रेजिडुरी लिस्ट क्या होता है? देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। अब कॉन्स्टिट्यूशन में आज की सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, आज की नीड्स के अकॉर्डिंग हो सकता है कुछ चेंजेस करनी पड़े। बट आप बेसिक स्ट्रक्चर कभी नहीं चेंज कर सकते। कुछ चीज़ें हैं जो ऐड कर सकते हो। तो वो ऐड करने के लिए एक अलग लिस्ट बनाई गई थी, रेजिडुरी लिस्ट। जो भी ऐड करना है या कुछ भी चेंजेस करने हैं तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो उस लिस्ट में मेंशन कर सकते हैं। तो 3 फीचर्स हो गए। सबसे पहले ड्यूअल गवर्नमेंट, उसके बाद जो पावर उसको डिवाइड भी कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में उस पावर्स के बारे में लिख भी दिया कि किसको कितनी पावर मिलेगी अलग अलग लिस्ट में। ज़्यादातर हम क्या देख रहे हैं, यूनियन लिस्ट हो गया, रेजिडुरी लिस्ट हो गया, कॉन्क्वेस्ट लिस्ट हो गया, ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट या ज़्यादातर पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। इसीलिए इंडिया को पूरी तरह से फेडरल कंट्री नहीं बोला जाता, उसे बोला जाता है क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर। अब ये क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? Where central government have more power than state government and power is not equally divided in all state। तो ये होता है क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर। हमने क्या डिस्कस किया था? फेडरल का मतलब क्या होता है? जब आप पावर्स को अलग अलग लेवल्स पे डिवाइड कर देते हो। वही क्वासी फेडरल का मतलब क्या आ जाता है कि पावर्स आपने डिवाइड की हैं बट सबसे ज़्यादा पावर सेंट्रल लेवल पे है। उसके बाद जो स्टेट्स आ जाती हैं वहाँ पे भी जितनी भी स्टेट्स हैं आपने इक्वली पावर डिवाइड नहीं की हुई। ये होता है क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर। जैसे एग्जांपल है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर है जो एक स्पेशल स्टेटस एंजॉय कर, इनका कॉन्स्टिट्यूशन ही अलग था। अगर इस स्टेट में कुछ भी करना है तो सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट असेंबली की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर परमानेंट रेजिडेंट जम्मू एंड कश्मीर का नहीं है तो वहाँ की वो लैंड या अपना घर वहाँ नहीं बना सकता। ठीक है। तो ये आ जाता है कुछ पावर्स ऐसी हैं, कहीं पे स्पेशल पावर्स किसी स्टेट को दी गई हैं, कहीं पे बहुत कम पावर दी गई है। जैसे कुछ ऐसे छोटे छोटे यूनियंस भी आ जाते हैं, इंडियन यूनियंस आ जाते हैं जिनको बहुत कम पावर दी गई है और वो इंडिपेंडेंट स्टेट है। एग्जाम्पल चंडीगढ़, लक्षद्वीप या फिर कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली, ये क्या आ जाते हैं? यूनियन टेरिटरीज में आ जाते हैं। इनके लिए लॉज कौन बनाता है? तो वो भी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो ये होता है क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा पावर दी गई है। तो फोर्थ फीचर है जो वो है रिजिड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का वो रिजिड ही है, इसमें इजिली कोई भी चेंज नहीं कर सकता, ना सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है ना स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। अगर कोई भी ऐसा लॉ या पॉलिसी, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ऐसी कोई भी लॉ है या कोई भी ऐसी पॉलिसी है जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आ सकता है, सबसे पहले चीज बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का उसको चेंज नहीं कर सकते। तो शेयरिंग पावर है जो, वो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो तो करना ही पड़ेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंजेस करनी तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेके आएगी, उस पॉलिसी को पास किया जाएगा दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा में। अगर वो दोनों हाउसेज
2/3 मेजॉरिटी दे देते हैं, उसके बाद स्टेट्स की अप्रूवल भी चाहिए होगी। और पूरे जितने भी इंडिया के स्टेट्स हैं, अगर उनमें से 50% स्टेट्स अप्रूवल दे देते हैं, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आ जाएंगे। बट एक चीज़ और यहाँ पे हमने क्या फिफ्थ पॉइंट डिस्कस किया था, फिफ्थ फीचर क्या था, इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। तो यहाँ पे भी जुडिशरी आएगी, वो देखेगी कि जो ये पॉलिसी लेके आए हैं, जिसके लिए दोनों हाउसेस 50% स्टेट्स ने अप्रूवल दे दिया, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म तो नहीं कर रही। अगर नहीं करेगी और वो हमारे लिए अच्छा है, यानी सिटीजन्स के लिए अच्छी पॉलिसी है, तो वो उसे इम्प्लीमेंट होने देंगे, अदरवाइज उसे वो खत्म कर देंगे। सिक्स्थ है जो, वो है सोर्सेज ऑफ रिवेन्यू शुड बी स्पेसिफाइड। सो यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट है, उनके पास पावर है टू रेज रिसोर्सेज। लिस्ट में मेंशन किया गया है कि कहाँ से इन्होंने रिसोर्सेज लेने हैं, कहाँ से ये अपना रिवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं, वो हर चीज मेंशन की गई। और जो सेवंथ फीचर आ जाता है ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरलिज्म, तो हमारी यूनिटी को भी सेफ गार्ड करके रखा हुआ है, हमारी जो रीजनल डाइवर्सिटी है उसे भी एकोमोडेट करके रखा हुआ है। यानी फेडरलिज्म के जो 7 फीचर्स थे वो पूरे इंडिया में फॉलो किए जाते हैं, हेंस प्रूव्ड कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। अब अगर है तो वहां पे प्रैक्टिस कैसे की जाती है फेडरलिज्म को, हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। 3 चीजें हैं जिसके बेसिस पे फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है, लिंग्विस्टिक स्टेट्स, नो नेशनल लैंग्वेज, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। तीनों को एक एक करके समझते हैं। सो लिंग्विस्टिक स्टेट्स की बात की जाए तो 1947 टू 2013 हमारे जो स्टेट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस की गई थी। बहुत ऐसी स्टेट्स थी जिसको ख़त्म कर दिया, कई बहुत सारी स्टेट्स हैं जिन्हें फॉर्म किया गया, नई बाउंड्रीज बनी स्टेट्स की, कई स्टेट्स के नाम चेंज हुए। तो 1947 में क्या हुआ था, बहुत सारी ऐसी स्टेट्स थी जिनकी बाउंड्रीज को चेंज किया गया और न्यू स्टेट्स हैं जो वो फॉर्म की गई। और उस टाइम पे जो स्टेट्स बनाई गई थी या जो बाउंड्रीज डिवाइड की गई थी वो किसके बेसिस पे की गई थी, लैंग्वेज के बेसिस में, ताकि एक यूनिटी बन के रहे, वहाँ पे प्रॉब्लम ना आए। अब कुछ ऐसे स्टेट्स भी थे, नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, जिनको उनके कल्चर, एथनिसिटी या जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग बनाया गया था। तो लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के बेसिस पे हमारे स्टेट्स हैं बनाए गए थे, उसके बेसिस पे बाउंड्रीज बनाई गई। स्टार्टिंग में जो नेशनल लीडर्स थे बहुत डर रहे थे इस चीज़ से कि ये एक कंट्री में डिसइंटीग्रेशन ना ले आए, डिसबैलेंस ना हो जाए। बट जो ये एक्सपीरियंस रहा था लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स को फॉर्म करना, एक्चुअल में उसने कंट्री में एक यूनिटी बना के रखी थी, और इसी की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम करना और भी ज़्यादा इजी हो गया था। तो उसके बाद हमारे इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई गई है। वो टोटल 22 जो हमारी लैंग्वेजेस हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, उसे कॉन्स्टिट्यूशनली सेव किया गया कि जितने भी ये लैंग्वेज हैं ये सेफ रहेंगी, किसी की भी लैंग्वेज को कोई हार्म नहीं किया जाएगा। जैसे श्रीलंका में क्या हुआ, तो उन्होंने क्या किया था, जो सारी पावर थी मेजॉरिटी को दे दी थी। मेजॉरिटी किस बेसिस पे देखी गई थी, लैंग्वेज के बेसिस पे। बट इंडिया में ये नहीं किया गया, उन्होंने हर लैंग्वेज को प्रायोरिटी में रखा। उसके बाद आ जाता है सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात की जाए। अगर हम बात करें 1990 से पहले, 1947 टू 1990 से पहले सेंट्रल स्टेट रिलेशंस अच्छे नहीं थे, क्योंकि ज़्यादातर अब होता क्या था कि अगर सेंटर में गवर्नमेंट अलग बनी है और स्टेट में गवर्नमेंट अलग बनी है तो आपस में इनमें बहुत सारी लड़ाइयाँ होती रहती थी। तो 1990 के बाद क्या हुआ, बहुत सारे चेंजेस आने स्टार्ट हो गए, बहुत रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज थी वो हर स्टेट में जीतना स्टार्ट हो गई थी। सेंटर में कोई भी पावर को मेजॉरिटी नहीं मिल रही थी, बहुत छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज थी जो आपस में मिलके एक पार्टी बनाती थी, और उसी को क्या बोला जाता था, कोalition गवर्नमेंट। कोalition गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय द कमिंग टुगेदर ऑफ एटलीस्ट 2 पॉलिटिकल पार्टीज। जब जब कभी भी एक पार्टी को यूनिटी नहीं मिलती, मेजॉरिटी नहीं मिलती वोटिंग से, तो उसके बाद क्या होता है कि 2 पार्टीज आपस में मिलके बना सकती हैं, 3 पार्टीज आपस में मिलके एक पार्टी बना सकती है, उसे बोला जाता है कोalition गवर्नमेंट। तो नेक्स्ट आता है डिसेंट्रलाइजेशन। अब ये डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, देखो सबसे पहले क्या होता था, सिर्फ 2 टायर सिस्टम होता था इंडिया में, जिसमें आ जाती थी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। फिर टाइम के साथ फील हुआ कि पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज हो रही है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है उसे और डिवाइड करके 3 टायर सिस्टम लेके आए इन 1992। और 3 टायर सिस्टम में क्या इंक्लूड होता है, लोकल गवर्नमेंट, यानी विलेज लेवल और अर्बन एरियाज के लिए एक अलग गवर्नमेंट बनाएगी, और इसी को डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाता है। जब सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की पावर है जो विलेज एंड अर्बन एरियाज में डिवाइड की जाती है, ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन। अब ये करना क्यों पड़ा, देखो लोकल लोगों को ज़्यादा पता होता है कि हमारी बेसिक नीड क्या है,
हमें कहाँ पे पैसे लगाने हैं, कहाँ पे नहीं लगाने, क्या चीज़ें हमें मैनेज करने की ज़रूरत है, क्या प्रॉब्लम्स हमें आ रही हैं, क्या इश्यूज़ हमें आ रहे हैं, कहाँ हम सॉल्व कर सकते हैं। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा लोकल जो लोग रहेंगे उन्हें पता होगा कि हमारा एरिया किस चीज़ों को फेस कर रहा है और हम क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं, इसलिए एक लोकल गवर्नमेंट भी बनाएगी। बट जो स्टेट गवर्नमेंट थी ना, उसने कभी भी पूरी तरह से पावर है जो लोकल गवर्नमेंट को नहीं दी थी। और कई बार तो ऐसा भी होता था कि लोकल गवर्नमेंट की जो इलेक्शंस थी ना, बहुत बहुत टाइम तक होती नहीं थी। तो उस टाइम पे कुछ बेसिक स्टेप्स लिए गए थे 1992 में, जैसे हर 5 साल के बाद इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएंगे और लोकल गवर्नमेंट में भी 1/3 सीट है वो रिजर्व होगी वुमेन के लिए। सीट्स जो रिजर्व होंगी वो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी होंगी। और इनकी इलेक्शंस करवाने के लिए, लोकल बॉडीज की इलेक्शंस करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन बनाया जाएगा। उसे क्या बोला जाएगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो ये बेसिक स्टेप लिए गए ताकि लोकल बॉडीज फेस कर रही हैं, जैसे पावर नहीं दी जा रही, उनके इलेक्शंस नहीं हो रहे, वो चीज़ों को खत्म करने के लिए 1992 में ये कुछ स्टेप्स लिए गए थे। अब जब ये स्टेप लिए गए ना, तो उसके बाद जो विलेज स्ट्रक्चर है या फिर जो अर्बन एरियाज का स्ट्रक्चर है जहाँ पे म्यूनिसपैलिटीज बनी है, तो उनके भी अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाए गए, उनको भी लेवल्स में डिवाइड किया गया। अगर विलेज स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले आता है जिला परिषद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, उसके बाद पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पे होते हैं, उसके बाद बिल्कुल नीचे आ जाती है ग्राम पंचायत जो विलेज लेवल पे होती है। वहीं अगर हम बात करें अर्बन एरियाज की, तो अर्बन एरियाज में टाउन्स एंड बिग सिटीज में भी अलग अलग स्ट्रक्चर बनाया गया। अगर टाउन्स की बात की जाए तो वहाँ पे म्यूनिसपैलिटीज हैं और उनके जो हेड है उन्हें म्यूनिसिपल चेयरमैन बोला जाता है। अगर हम बड़े बड़े सिटीज की बात करें तो वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाएगी और उनके जो हेड है उन्हें मेयर बोला जाता है। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर हम एक मोटा सा रिवीजन करना चाहें, अगर कंफ्यूजन ना हो, तो हमने क्या देखा है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो 3 लेवल पे डिवाइड है। सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे। इन लेवल्स पे हमारी बॉडीज को डिवाइड किया गया। अब जब ये लोकल लेवल पे बॉडी बनाई गई थी तो उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पंचायत एंड म्यूनिसपैलिटीज। अब जब ये लोकल बॉडीज बनाई गई तो इन बॉडीज को भी अलग स्ट्रक्चर बनाया गया। अगर हम पंचायत की बात करें, जिला परिषद, देन पंचायत समिति, देन ग्राम पंचायत। म्यूनिसपैलिटीज की बात करें तो टाउन में म्यूनिसपैलिटीज होती हैं और बिग सिटीज में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है और इनके हेड्स हैं जो म्यूनिसपैलिटीज के म्यूनिसिपल चेयरमैन होंगे, जो बिग सिटीज हैं उनके मेयर होंगे। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।